नमस्कार साथियों, बिहार की राजनीति में हलचल मच गया है। प्रशांत किशोर नए नए दांव खेल रहे हैं। बार बार उनके एक एक दांव इस तरह से उनके विरोधियों को के अंदर खलबली सी मचा रहे हैं, उसका आकलन करने के लिए एक प्रत्यक्ष वीडियो आपके तक प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में चुनावी तिथि का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आना है। लेकिन उससे पहले जो बिहार में आज तक 2 कोणीय मुकाबला हुआ करता था, यानी कि सिर्फ राजनीति के 2 ध्रुव भी थे, 2 धुरी पर पूरी की पूरी बिहार की राजनीति टिकी हुई थी। लेकिन जो तीसरा विकल्प और तीसरी धुरी बनकर और त्रिकोणीय मुकाबले को बनाने के लिए प्रशांत किशोर की चाल है, और जिस तरह से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय है, जो उन्होंने किया है बिहार की राजनीति में, वो उनके विरोधियों को नहीं पसंद है। भाजपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो और जो तमाम राजनीतिक दल हो हैं, जो छोटे छोटे दल एक्टिव हैं, उन सबके बीच पूरी तरह से खलबली मच गई है। कोई भी नेता प्रशांत किशोर के मुकाबले का बोलने के लिए तैयार नहीं है, या यूँ कहें प्रशांत किशोर के मुकाबले का कोई नेता बिहार में बचा ही नहीं है। क्योंकि अभी तक के जितने भी नेता हैं और जो भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं पूर्ण रूप से, उनमें प्रशांत किशोर अपनी तरह जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और जिस बेबाकी के साथ रख रहे हैं, मतलब उनकी बात का कोई तोड़ ही नहीं है। किसी नेता के पास कोई जवाब नहीं। जितने भी नेता हैं सब मौन होकर सिर्फ प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। उनकी नीतियों को कॉपी कर करके लोगों को तक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं प्लान रोक दिया, तो आज तक बिहार की राजनीति में मैं बिहार को 2 साल से लगभग बढ़िया से देख रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में बिहार को अच्छे से देखा, उससे 6 महीने पहले से, और अभी मैं 6 महीने से लगातार 6 महीने से बिहार में हूँ। तो जो मैंने देखा वो उस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या थे हर विधानसभाओं में, और इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दे थे जंगल राज आ जाएगा, सुशासन बाबू, मोदी जी का नाम। लोकसभा चुनाव में मुद्दे थे। विधानसभा के चुनाव में मुद्दे हैं पलायन रोको, बेरोजगारी, भुखमरी, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, पलायन मुक्त हो बिहार, ये मुद्दे हैं। मतलब पूरा का पूरा बिहार की राजनीति को 360 डिग्री रोटेट कर देने वाले प्रशांत किशोर जिस तरह का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, वो एक उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए और उनके प्रयास को सराहा जाना चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक की जो हमारी चुनावी कवरेज है, उसमें हमें जो पता चला वो ये है कि प्रशांत किशोर की आलोचना करने वाला अभी तक बिहार में कोई नहीं है। ना बराबर लोग प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, डर है, भय है, भयभीत है लोग, क्या है, कुछ है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर को लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते। लोग बीजेपी को एक बड़े दल के रूप में देख रहे थे। नवई फेल तेजस्वी यादव का मुद्दा लाकर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से लोगों को एक मुद्दा दे दिया था कि ये तो नवई फेल है, इनके बाबूजी जंगल राज लाए थे, ये हुआ वो हुआ, इनके राज में पलायन, भ्रष्टाचार चरम पर था, सब कुछ हो गया, इतना सारा कांड हुआ, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। उससे इतर ये भाजपा पर जो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले मतलब इतने ध्वस्त हो गए हैं कि हम लोग किसी का भी इंटरव्यू करने जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, सीधा एक सवाल नेताओं की तरफ से सबसे पहला सवाल यही है, प्रशांत जी के यहाँ गए थे, क्या कह रहे थे, किसकी किस्त खोलने वाले हैं। ऐसा डर है एनडीए के नेताओं में प्रशांत किशोर के प्रति। अब प्रशांत किशोर ने बात ही ऐसी कर दी है, सम्राट चौधरी फर्जी नाम, फर्जी डिग्री, मतलब जो व्यक्ति 7वीं नहीं पास है उसको आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का उप मुख्यमंत्री है, जिसकी उम्र का पता नहीं है, उसके बाप की राजनीति के ऊपर उसको लाकर बैठा दिया गया शकुनी चौधरी के, और शकुनी चौधरी की राह पर चलकर वो फिर राजनीति कर रहा है, और उसको उसी लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पदवी दे दी जा रही है। इस पर जो उन्होंने पर्दाफाश किया वो एक बड़ा फैक्टर था, जिससे विश्वास कम हुआ जनता में। हम जहाँ भी जा रहे हैं जनता हमें लगातार कह रही है, ना ही 7वीं पास को चुनना है, ना ही 9वीं पास को, हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए। क्योंकि ये हर समाज मानता है कि पढ़ा लिखा नेता ही विकासशील होता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ पढ़ा लिखा नेता ही विकास कर सकता है। विकास कोई भी कर सकता है जिसके अंदर स्ट्रेटेजी हो, जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर क्षमता हो विकास करने की।
लेकिन प्रशांत किशोर में उनसे अलग क्या है? प्रशांत किशोर भय नहीं खाते किसी ने। अभी तक मैं ऐसा निडर नेता नहीं देखा। मैं जितनी बार प्रशांत किशोर से मिला, 3-4 बार मिल चुका हूँ, उनसे बातें की, और उनकी बातों में जो झलक दिखती है वो एक क्षमतावान व्यक्ति के हृदय में ही हो सकती है। उनके अंदर क्षमता है, वो अकेले चल रहे हैं बिहार में, कोई उनको भय नहीं है। रोज गोली चल रही है, रोज नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है। आज ही प्रशांत किशोर के कई नेताओं पर गोली चली, कई नेताओं पर हमला हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर इससे भयभीत नहीं है। प्रशांत किशोर पूरी ताकत के साथ इस बात के लिए चिंतित है कि बिहार को कैसे बदला जाए। अब वो कितना बदल पाएंगे, क्या करेंगे, कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन अभी तक की जो हमारी कवरेज है, उसमें जो हमें निकल कर आया, उसमें ये निकल कर आया कि बिहार में प्रशांत किशोर को वोट क्यों नहीं देना चाहते लोग। उसका एक कारण ये है कि अगर प्रशांत किशोर को हमने वोट दे दिया, एनडीए के पक्ष को लगता है, अगर हमने वोट दे दिया प्रशांत किशोर को, तो कहीं पता लगे ये वो वाली पार्टी यानी कि आरजेडी वाली पार्टी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, इंडिया अलायंस के लोग जीत जाए और जंगल राज आ जाए। ये भय लोगों के अंदर बचा हुआ है, बना हुआ है। और इन लोगों के आरजेडी और कांग्रेस के अंदर क्या भय है? आरजेडी और कांग्रेस के जो कट्टर वोटर हैं वो सोचते हैं अगर प्रशांत को वोट दे देंगे तो फिर उधर वाले जीत जाएंगे, एनडीए सरकार। इन लोगों को नहीं लगता कि दोनों का वोट काट पाएंगे प्रशांत किशोर। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर दोनों का वोट काट सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इतने बड़े फैक्टर हैं कि बिहार में उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, या कोई उनको कुछ मानता ही नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा है? सब लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक कार मानते हैं, बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं कि उनके खिलाफ बोलने से उनका पद बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेता डर रहे हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर, एक बात तो स्पष्ट है, बिहार में 75% लोग ही किसी दल को वोट करते हैं, मतलब इंडिया अलायंस को हुआ या इंडिया अलायंस को, 34.9% और 35.1% शायद एक दल का वोट आया, यानी कि इंडिया के घटक का और एनडीए के घटक का। तो मतलब लगभग ये 70% ही हुआ। 72% वोट के बाद जो 28% वोट बच गया, वो तो लोग तैयारी हैं एक विकल्प की तलाश में। वो नोटा को क्यों चुनेंगे अगर उनके पास बेहतर विकल्प होगा? तो संभावना है नोटा को चुनने कुछ लोग, लेकिन उनके पास अगर विकल्प होगा तो वो 28% लोग, अगर उनको प्रशांत किशोर अपनी तरफ से ये साबित करने में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए, उनके बीच अपने आप को स्थापित कर पाए कि हाँ हम आपकी आवाज है, आप अगर हमें 28% लोग वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे, तो 2, 4, 10, 15% वोट लाना प्रशांत किशोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 करोड़ कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के हैं। अगर 15% का एक कार्यकर्ता का 15% वोट भी होगा, 1.5 करोड़ कार्यकर्ता छोटी संख्या नहीं है। ये बड़े बड़े संगठन इतनी संख्या नहीं गेन कर पाते। तो प्रशांत किशोर के संगठन के पास अगर 1.5 करोड़ वोटर हैं और उनके संगठन के सारे कार्यकर्ता अगर वोट देते हैं तो 10 से 15% वोट तो सरेआम आ गया। 7 करोड़ वोटर है, 70-80 लाख तो ऐसे ही आ गया। 90 लाख मान लीजिए, 1 करोड़ मान लीजिए, और 1 करोड़ वोटर्स इधर से आए तो 1 करोड़ का लगभग वही 10-15% बन जाएगा। 28%, 10-38% हो गया। 2-4% अगर इधर से उधर कर ली गए प्रशांत किशोर, तो उनके जीत की संभावना प्रबल है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। बिहार की राजनीति में जिस तरह का हड़कंप उन्होंने मचाया है, मैं तो ये बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या वो प्रशांत किशोर में कुछ देखते हैं, या प्रशांत किशोर को लुटेरा समझते हैं, या प्रशांत किशोर को भाग जाने वाला समझते हैं, या आज के डेट में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा प्रशांत किशोर को मानते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह से प्रशांत किशोर आकर स्थापित हो गए इन 3 सालों में, वो छोटी बात नहीं है। 243 सीटों पर अपना संगठन स्थापित करना, अपने बलबूते 243 सीटों पर चुनाव लड़ना, ये आम बात नहीं है, ये खाने का काम नहीं है। इसके लिए बहुत पैसे, बहुत मेहनत, बहुत बड़ा संगठन चाहिए होता है, और वो प्रशांत किशोर ने बना लिया है। अब बिहार के लोग किस तरह से उस संगठन को देखेंगे, कितना उसमें योगदान करेंगे, किस हिसाब से उसको मदद कर पाएंगे, किस हिसाब से चलेंगे, ये तो बिहार के लोगों पर है। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।